बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल गया है। अभी तक जो 8 जून की तारीख सामने आ रही थी, अब बात 9 जून की जा रही है। 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ये तारीख में बदलाव की खबर सामने आई है। पहले 8 जून को शपथ ग्रहण की चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन अब बात 9 जून पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, ये 8 की जगह 9 तारीख क्यों? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं, बहुत चीज़ें अब बदल रही हैं। पहले ये था 2:30 बजे कल एक मीटिंग होनी थी एनडीए की, अब वो सुबह 11 बजे ही सारी मीटिंग होगी और उसी में एनडीए के सारी सांसद मौजूद रहेंगे। तो अभी बस चीज़ें बन रही हैं, आगे कई बार खिसक जा रही है, कई बार आगे बढ़े। मेरी जो जानकारी आ रही है 9 जून को शपथ ग्रहण इसलिए हो सकता है क्योंकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इन्विटेशन दिया गया और बहुत थोड़ा समय है उनके आने में, इसलिए शायद एक दिन बढ़ा दिया गया ताकि उनको ज़्यादा समय मिले। अभी आप देखिए यहाँ पर, जहाँ पर मैं भाजपा के अध्यक्ष के घर पर हूँ, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। अभी पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, विनोद तावड़े, तरुण चुग, ये सारे नेता भी पहुँचे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, रणनीतियाँ बन रही हैं, कार्यक्रम कई बार बनते हैं, कई बार कार्यक्रम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी कड़ी में इसको भी देखना चाहिए कि 8 जून जो अभी तक फिक्स था कि 8 जून को शपथ ग्रहण होगा, और खुद प्रेसिडेंट हाउस ने 5 जून से लेके यानी कल से लेकर 9 तक के लिए रिजर्व रखा है हॉल को और तैयारियों को। किसी को भी कॉमन जो लोग राष्ट्रपति भवन घूमने जाते थे उनकी सबकी मनाही हो गई है। तो समय पूरा फिक्स है, इसी दौरान शपथ ग्रहण होना है। मेरी जो जानकारी है कि इसी वजह से केवल कि जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों को, कुछ डिप्लोमेट्स को, कुछ खास मेहमानों को जो बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया है, उनको आने में समय लगेगा, उनके भी अपने कुछ पूर्ववर्ती कार्यक्रम रहे होंगे, इस वजह से ही इस तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इस बात की तस्दीक रोमाना और लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। जरा एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। टीडीपी के सांसद हैं, राम मोहन नायडू नाम है, और वो बाकायदा इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। टीडीपी की तरफ से पुष्टि की जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 9 जून को होगा। ये पुष्टि एनडीए के साथ ही टीडीपी और टीडीपी के ही सांसद हैं, उन्होंने कर दी है कि नई सरकार के गठन के लिए जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो 9 जून रखी गई है। सुनिए। सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। क्या लगता है आपको, ये गवर्नमेंट जो गठबंधन वाली है सही से चल पाएगी? जरूर चल पाएगी। तो सुना आपने, और इस बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि साहब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके घर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप जानते हैं आज सुबह से ही जेपी नड्डा के घर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद हैं, और अब पीयूष गोयल से लेकर अश्विनी वैष्णव से लेकर मनसुख मांडविया से लेकर तरुण चुग, ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं जो पहुंच गए हैं जेपी नड्डा के घर पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। नीरज, सुबह से आप यहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब दोपहर हो चुकी है और ऐसे में ये अन्य नेता जो यहां पर पहुंचे हैं, मतलब अभी ये बैठक और लंबी चलने वाली है नीरज? देखिए, आज ये बैठक बहुत लंबी चलने वाली है। सुबह 10:30 बजे जब पहली बार यहाँ राजनाथ सिंह पहुंचे, उसके बाद अमित शाह पहुंचे, तो उस लगा कि ये बैठक शायद थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन सुबह 10:30 से अब करीब बज रहे हैं, आप देखिए 1 बजे तक उन तीनों नेताओं की बैठक चलती रही और उसके बाद अब दूसरे नेता पहुंचना शुरू हैं। थोड़ी देर पहले ही पीयूष गोयल पहुंचे, तरुण चुग पहुंचे, विनोद तावड़े पहुंचे, मनसुख भाई मंडाविया पहुंचे, अभी और भी 2-4 नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। तो माना यह जा रहा है कि वो बैठक एक कह सकते 3 सीनियर लीडर्स के बीच की बैठक रही है, और अब जो बैठक होगी वो मैनेजमेंट की बैठक होगी। तो 2 अलग अलग बैठकें हैं ये, और अभी ये बैठक शाम तक और भी दौर में गुजरेगी, कुछ और लोग इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक का भी एजेंडा सिर्फ यही है कि मोदी सरकार 3 का गठन, मोदी सरकार 3 का शपथ ग्रहण, मोदी सरकार 3 का मैनेजमेंट, यही एकमात्र एजेंडा है, और इसी एजेंडे के तहत लगातार ये बैठकें हो रही हैं। बीजेपी को केंद्र में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। जादुई आंकड़ा 272 का, और बीजेपी का अपना नंबर 240 पर आकर रुक गया है। इसीलिए ये जो मंथन का दौर है अब वो सियासी दलों में लंबा चल रहा है। तो सवाल बड़ा हो जाता है,
समान नागरिक संहिता, एनआरसी, मुस्लिम आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी बार बार दोहरा रही थी कि मोदी 3.0 में ये वो मुद्दे हैं जिस पर पार्टी मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाएगी। तो इन मुद्दों का क्या होगा? सहयोगियों पर निर्भर बीजेपी अब कोर मुद्दों पर क्या करेगी? इसी सवाल पर जरा चर्चा करते हैं। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह भी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका आकलन क्या है प्रोफेसर साहब? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, इसको दो आधारों पर हम देख सकते हैं कि जहाँ तक जो कोर बीजेपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पुश है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या उसमें कोई रोल बैक होने की संभावना है। बीजेपी अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, विकासात्मक जो उनका आधार है, राष्ट्रवादी आधार है, इन चीज़ों पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना है। थोड़ी बहुत अगर एल्बो रूम हो सकता है तो वो इस चीज़ पर हो सकता है कि भाई जैसे अब एक नेशन वन इलेक्शन है, अब उसमें आप देखिए तो नीतीश कुमार उसका पहले ही समर्थन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत एल्बो रूम होगी, लेकिन जितना मोदी जी के बारे में लोगों को पता है, वो कुछ चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ चीज़ों पर वो दक्षता रखेंगे, कुछ चीज़ों पर वो लचीलापन दिखाएंगे, पर वो जो सिग्निफिकेंट इश्यूज है मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। राखी, जैसा कि ये कह रहे थे अभी चंद्रचूड़ जी भी कि मोदी जी का अगर रहा एक विजन रहा 247 का भी रहा है, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य रखे हुए हैं सामने, लेकिन अब गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें विचार विमर्श, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, उस पर जोर देना होगा कि और लोगों की, दलों के नेताओं की, उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है। इसलिए ये जो इश्यूज हैं सब पे अब चर्चा होगी और ये चर्चा और विचार विमर्श अब यही थीम रहेगा, तो उसको लेते हुए ही चलना पड़ेगा। और क्योंकि ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं हुई, बीजेपी को उतने आंकड़े हासिल नहीं हुए हैं, तो अब इन सारे मुद्दे जो आपके चैनल पर दिखाए भी जा रहे हैं, चाहे एनआरसी का हो, मुस्लिम आरक्षण, इन सब पर, वन नेशन वन इलेक्शन, अब सब पर आम राय, आम सहमति बनानी होगी और उसके लिए समय भी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे और भी इस 24 चुनाव में धर्म के आधार पर आरक्षण कतई मंजूर नहीं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर जोरदार तरीके से बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया और ऐसे में ऋषि मिश्रा आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी सहयोगी दल है वो अपने मैनिफेस्टो में वहां राज्य के अंदर मुस्लिम आरक्षण लागू करने के वादे पर ही चुनकर आई है, तो ये तो सीधे सीधे विरोधाभास हो गया। देखिए रोबाना जी, मेरा मानना है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत जो है, जो नई सरकार है वो चलेगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस है और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मतांतर रहा है। अभी जस्ट आपने सुना, किसी त्यागी को सुना कि यूसीसी और अग्निवीर को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जेडीयू और टीडीपी का डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार है कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत चलेगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय चला करती थी। तो मतलब बीजेपी की अपनी अकेली मर्जी नहीं चलेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको सहयोगियों से सहमति बनाकर बनाना पड़ेगा और उसके आधार पर चलना होगा। राकेश जी, देखिए, राजनीति सुविधा से होती है जी। जिन इशू पे सहयोगी दलों को एतराज होगा उसके लिए वो लोग रास्ता निकालेंगे। रास्ता ऐसे निकलेगा कि इसके पहले भी हमने गठबंधन की सरकारें देखी हैं, लेफ्ट पार्टी को जिन इशू पे एतराज होता था उस इशू पे वो बैक हो जाते थे और कांग्रेस उस इशू को कर लेती थी पार्लियामेंट के अंदर। ये पूरा फ्लोर मैनेजमेंट का मामला है, ये जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं ये पूरा पार्लियामेंट के फ्लोर मैनेजमेंट का मामला है। अब फ्लोर मैनेजमेंट में जो भी दल है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे आपके टीडीपी हो, क्योंकि दो ही दल ऐसे हैं, बाकी दलों की तरफ से कोई एतराज आएगा हमें नहीं लगता है। इन दो दलों की तरफ से जो भी एतराज वाली चीज़ें होंगी उसके लिए फ्लोर में रास्ता बनाया जाएगा कि जेडीयू हटेगा तो उसकी जगह पे कौन आएगा, और जेडीयू अपने स्टेट में ये मैसेज देगा कि देखिए इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ नहीं है। केवल पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक कल होगी सर, संसदीय दल की बैठक। ललन जी संसदीय दल की बैठक कब होगी? कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को रहने के लिए डिमांड क्या होता है, क्या क्या डिमांड होता है? सर विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर विशेष राज्य का दर्जा की मांग आप लोगों की रही है पहले। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
जेडीयू के सांसद ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं मजबूती से एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, डिमांड का कोई मतलब नहीं। केसी त्यागी को सुनिए। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे सर, या हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशंस देते रहे हैं। चलिए सर, विरोध जारी है। केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि समर्थन हमारा एनडीए के साथ है और बिना किसी शर्त के है। हाँ, कुछ मुद्दे जरूर हैं जिसको लेकर केसी त्यागी की तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का मुद्दा हो, अग्निवीर में सजेशंस जो जेडीयू की तरफ से दिए जा रहे हैं, यूसीसी को लेकर जो रुख है, वो रुख जो है वो जेडीयू का कायम रहेगा और जातिगत जनगणना देश में हो, ये समय की मांग है। इस वक्त हमारे साथ इस शो में बेहद खास मेहमान शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो 5 बार विदिशा से पहले सांसद रहे और इसके बाद 20 साल के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जब कदम रखा 2024 में, तो पूरी धमक के साथ विदिशा से 8.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। शानदार जीत है ये। शिवराज सिंह चौहान साहब, इस शानदार जीत के लिए एक जानदार बधाई एबीपी न्यूज की तरफ से, हम सब की तरफ से। सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, एबीपी न्यूज को भी। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये इतना प्यार, बल्कि यूं कहा जाए कि ये प्यार अपार जो विदिशा की जनता ने आप पर न्यौछावर किया, इसमें लाडली बहनों का कितना है योगदान? मैं अपनी जनता के सामने नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ, भाव विभोर हूँ। अद्भुत आशीर्वाद की वर्षा की है और मेरे मन में इस समय केवल एक ही भाव है कि जब तक मेरी सांस चलेगी, अपनी जनता की जी जान से सेवा करूँगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये प्यार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है, उनकी योजनाओं का और प्रदेश की योजनाओं का जो भाजपा सरकार ने ही चलाई है, उनके लाभ का भी परिणाम है कि जनता ने इतना प्यार दिया है। बहनों का भी बहुत साथ मिला है। सर, आपके प्रदेश में आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, 29 लोकसभा सीटें और इस बार तो 100% स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया, 29 में से 29। लेकिन बीजेपी अपने दम पर सर बहुमत वाला जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई, और खासतौर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 2 राज्यों का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां पर तो बीजेपी बहुत मजबूत ना। आपको क्या लगता है इन राज्यों में कमी कहां रह गई? देखिए, मध्य प्रदेश में एक अभूतपूर्व जीत मिली है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में जीते हम 28 सीटें, लेकिन इस बार संकल्प था कि 29 के 29 कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में डालना है। और इसलिए पहले दिन से हमारा पूरा नेतृत्व, चाहे हमारे संगठन के कार्यकर्ता हों, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री हो और कार्यकर्ता के नाते मैं स्वयं, हम सब काम में जुटे थे। लेकिन एमपी के मन में मोदी, इसी का प्रकटीकरण ये महाविजय है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में
एक श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। सर, आप अगर पूरी विजय को ओवरऑल देखेंगे रुमाना जी, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को अगर विजय पूरे चुनाव परिणाम को एक साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। अब कई राज्यों में हमने क्लीन स्वीप किया है, अकेले मध्य प्रदेश में नहीं किया। मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि आसाम का भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, एनडीए का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, आंध्रा में कैसा चमत्कारिक है। अब पिछली बार हमें तो आंध्र प्रदेश में 1% वोट भी नहीं मिले थे, 1% से कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में अकेले बीजेपी 11.28% वोट प्राप्त कर गई, 3 सीट, और बाकी तो एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। अगर आप ओडिशा में देखेंगे तो एक मैं चमत्कार से कम नहीं मानता। उड़ीसा में न केवल हम सरकार बना रहे हैं कि केवल पहले 8 सीट थी, लेकिन इस बार हमको 44% वोट मिला है जी। और सीटें 20 भारतीय जनता पार्टी जी, सरकार हमने बना ली। आप कई राज्यों में देखेंगे, तेलंगाना में हमारी 4 सीट थी, 4 सीट की 8 सीट हो गई। उड़ीसा का जिक्र कर तेलंगाना में मिला है, आप आंध्र प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, क्योंकि आप खुद को कभी भी श्रेय दिलवाते नहीं हैं। इसीलिए मैं दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि दक्षिण में बीजेपी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, दक्षिण में बीजेपी के प्रभारी आप थे, तो क्यों ना यह माना जाए कि दक्षिण में खासतौर से जिस तरीके का बढ़िया प्रदर्शन पार्टी ने किया, ये मामा मैजिक है, जिसको आप भले ही डाउन प्ले करें, लेकिन जनता इस मैजिक को पहचानती भी है और उसको सराहती भी है। नहीं मैडम, ये सच नहीं है। मुझे केवल ये कहा था पार्टी ने कि दक्षिण के राज्यों में भी जाऊं मैं, तो मैं वहां गया, लेकिन काम वहां के कार्यकर्ताओं ने किया, वहां के नेतृत्व ने किया। मैंने तो गिलहरी की तरह छोटा मोटा योगदान दिया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखता है, वो प्रकट दक्षिण में भी हुआ है, इसलिए इतने आश्चर्यजनक वोट दक्षिण में बढ़े हैं। देखिए, लोकतंत्र है रुमीना जी, कभी कभी लोकतंत्र में कहीं सीट बढ़ती है, कहीं सीट थोड़ी बहुत घटती है, तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र का आनंद है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितनी सीट इस बार मिली उतनी अगली बार मिले? कहीं घटेगी, कहीं बढ़ेगी, लेकिन कुल मिला के आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 36.60% वोट मिले हैं पूरे देश में। पिछले साल के बराबर ही मिले, कोई बहुत अंतर नहीं है, लगभग बराबर है। एनडीए को तीसरी बार लगातार शानदार सफलता मिली है, हम स्पष्ट बहुमत में हैं। अब आप देखिए 2004 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? केवल 145 सीट मिली थी, 145, और 145 सीट लेके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। कितनी सीट मिली थी उनको? 2009 में भी देखें तो 206 सीट थी कांग्रेस के पास। कब कांग्रेस ने सरकार बनाई, कब इतनी सीटें थी आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी अकेले के पास 241 241 सीटें हैं। ये समर्थन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने व्यक्त किया है, और मोदी जी देश की जनताओं के विश्वास के केंद्र हैं, इसलिए सब तरफ हमको विजय मिली है। लोकतंत्र में होता है कि किसी राज्य में कुछ सीटें कम हो सकती है, जहां कम हुई पार्टी विश्लेषण करेगी, लेकिन कई जगह कितनी बढ़ी है मैंने आपको बताया। बिल्कुल सर, और ये इसलिए तो फैक्ट है कि अपने दम पर बीजेपी की जितनी सीटें अकेले अपने दम पर हैं, पूरे इंडिया गठबंधन की भी उतनी सीटें नहीं आई हैं मिलाकर, पूरे इंडिया गठबंधन की भी। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 272 वाला बीजेपी उससे चूक गई, इसमें बड़ी वजह क्या आप विपक्ष की एकजुटता को मानते हैं सर, या फिर विपक्ष ने जिस तरीके से नैरेटिव चलाया कि अगर बीजेपी 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खतरा, इसको मानते हैं? एक तो एनडीए को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, और ये बात आपने खुद स्वयं कही है कि कुल मिला के इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं, बीजेपी के बराबर भी पूरे गठबंधन के पास सीटें नहीं हैं, ये बात सच है। बाकी हम लोग विश्लेषण करेंगे जो
संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का जो गलत एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था इंडी गठबंधन ने, अब उसका आकलन कर रहे हैं कि उसका कितना असर पड़ा होगा। लेकिन केवल भ्रम फैलाना, आरक्षण, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, इन सब चीज़ों का विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मैं फिर कहूँगा तीसरी बार 300 पार, ये सफलता अपने आप में अद्भुत, अभूतपूर्व है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण देश की जनता ने किया है। स्पष्ट जनादेश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है, ताकि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प उनके नेतृत्व में पूरा हो सके। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान साहब, अभी देखिए नई सरकार ने शपथ तो ली नहीं है, लेकिन मैं मोदी 3.0 के लिए आपको पहले ही बधाई दे देती हूँ। और साथ ही साथ आपसे एक सवाल भी, अब तो तैयारी है ना दिल्ली आने की, अब हम सभी लोग आपको दिल्ली में देखना चाहते हैं सर, अब ये मोह छोड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश वाला। मैं सांसद के रूप में तो दिल्ली आ ही रहा हूं। देखिए, मैं ऐसा कार्य करता हूं, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। हम आत्म केंद्रित राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है भारतीय जनता पार्टी, और हम लोगों की रुचि केवल इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने देश की सेवा कर सकें। अभी ये पक्का है कि सांसद के रूप में मैं सेवा करूंगा, आदर्श सांसद बनूं और विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाऊं, यही संकल्प मेरे मन में है। कई बार मनुष्य के पास जो जवाबदारी होती है उसको वो ठीक से निभाता नहीं, और जो नहीं होती उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। मैं ये कभी नहीं सोचता, मैं जो जवाबदारी पार्टी ने दी है वही निभाऊंगा। एक कार्यकर्ता के नाते जो भी काम पार्टी देती वो निष्ठा के साथ करूंगा। हाँ, दिल्ली जरूर, क्योंकि सांसद के रूप में संसद में आना ही है, तो हम लोग जरूर मिलेंगे। और एक सवाल बस चलते चलते ये कि विपक्ष जिस तरीके से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है एनडीए सरकार पर, ये कहते हुए कि साहब गठबंधन की सरकार चलाना मतलब तलवार की नोक पर चलना, और ये एक ऐसा काम है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुभव नहीं है। 2014-2019 उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता है, केवल एनडीए के नेता नहीं है, देश के नेता है, और एनडीए के सभी घटक दलों का उनमें संपूर्ण विश्वास है, और नेता के नाते देश में नहीं पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और घटक दलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनके नेतृत्व में 10 साल में जो काम हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है, सब ने उसको सराहा है, और पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाएंगे। तो सरकार वैसे ही चलेगी, बड़े और कड़े फैसले भी होंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र हित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव को लेकर काम करती रहेगी। बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान साहब, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। विनम्रता शिवराज सिंह चौहान की शख्सियत की पहचान, और इस विशाल जीत के बाद भी उसी विनम्रता के साथ अपनी बात रखते हुए कि पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर ही वो अपने आप को देखते हैं, और उसी रूप में दिल्ली तो आएंगे, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि सांसद के तौर पर ही दिल्ली आऊंगा, लेकिन देश को इंतजार है बड़ी भूमिका में राजधानी दिल्ली में देखने का शिवराज सिंह चौहान को।